वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं हाइपोथेसिस, जो रिसर्च के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है। चाहे वो यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करने वाले हैं या जो कोई रिसर्च करने वाले हैं वैसे, या स्टैटिस्टिक्स में जो पीजी कर रहे हो या आप एमबीए कर रहे हो, उन तमाम स्टूडेंट के लिए ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। तो चलते हैं हाइपोथेसिस के बारे में समझते हैं। तो देखिए, हाइपोथेसिस एक प्रकार का एजम्पशन है। क्या है? टेंटेटिव एजम्पशन है कि किसी भी चीज के बारे में लोग एज्यूम करते हैं कि क्या वो सही है या गलती है, या जो मेरा पॉपुलेशन से लिया गया सैंपल क्या वो करेक्ट है या नहीं। क्या समझे? हाइपोथेसिस एक प्रकार का एजम्पशन है, टेंटेटिव एजम्पशन है, या इसको कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस इज ए स्टेटमेंट, एक प्रकार के स्टेटमेंट है जो मेरा पॉपुलेशन से लिया गया सैंपल कहां तक वो सही है या नहीं है। और इसको दो भागों में बांटा गया है हाइपोथेसिस को। एक होती है आपको नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, इसको हम लोग H0 से डिनोट करते हैं। और दूसरा होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसको हम लोग डिनोट करते हैं H1 से। ठीक है, अब समझना क्या है कि नल हाइपोथेसिस क्या है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। तो हमेशा समझेंगे नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है नो। पहले समझेंगे कीवर्ड। अगर जहां पे हम लोग को लिखता है नो, क्या समझे, नो शब्द की इस्तेमाल होती है, तो वो समझेंगे मेरा नल हाइपोथेसिस है। क्योंकि जहां पे कीवर्ड होगा नो इम्पैक्ट, नो इफेक्ट, नो डिफरेंस, नो एसोसिएशन, नो डिफरेंस बिटवीन, वहां पे समझेंगे ये नल हाइपोथेसिस है। मतलब ये कि जो मेरा एजम्पशन है और जो मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे होता है एक ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है और एक होती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया और जो मेरा एस्टिमेशन है, अगर वो दोनों इक्वल है, इसका मतलब वो नल हाइपोथेसिस का मतलब नल माने शून्य, मतलब कुछ नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक एग्जांपल पेश करना चाहूंगा। तो मेरा जो एजम्पशन है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक ना, और वो पैरास्टामोल मार्केट में वो सोल्ड कर रही है, फार्मा कंपनी, वो मान कर चलिए 20% इफेक्टिव है, ठीक है, मार्केट में। अब कोई न्यू फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो न्यू पैरास्टामोल को उन्होंने रिसर्च करा और उन्होंने ये एजम्पशन लिया। ये तो हो गया ऑब्जर्व, जो अभी तक देख रहा कंपनी की 20% पैरास्टामोल जो इफेक्टिव होती है। लेकिन अब नया मार्केट में लॉन्च किया वो पैरास्टामोल और उन्होंने ये एजम्पशन लिया, इन्होंने ये मान करके रिसर्च किया कि अब जो रिसर्च मैंने किया है, जो न्यू पैरास्टामोल वो मोर एंड मोर इफेक्टिव होगा देन प्रीवियस पैरास्टामोल। तो वैसे याद रखेंगे, यदि 20% अगर जो न्यू रिसर्च करने के बाद इफेक्टिव रहा, तो ये क्या होगा, नल हाइपोथेसिस कहलाएगा। तो कहलाएगा मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस पैरास्टामोल एंड न्यू पैरास्टामोल। तो आपको बातें समझ में आ रही होगी। नल का मतलब क्या होगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस निकालेगा तो 0, इसलिए H0 से इसको डिनोट किया जाता है। बातें समझ में आ रही है, क्योंकि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्या हुआ, प्रीवियस पैरास्टामोल एंड न्यू पैरास्टामोल। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जहां पे भी नो की बात करेगा, नो इम्पैक्ट, नो इफेक्ट, नो डिफरेंस, वो समझेंगे क्या है, नल हाइपोथेसिस है। उसी का अपोजिट होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब ये हुआ कि पहले से प्रीवियस जो था, प्रीवियस पैरास्टामोल अगर कारगर था 20%, अब जो न्यू ये जो पैरास्टामोल है, न्यू जो पैरास्टामोल है, ये हो सकता है 20 से मोर देन रहा, जैसे 25 हो सकता है, या इससे लेस देन हो सकता है, 18% हो सकता है, या 10% हो सकता है। इसमें क्या हुआ, डिफरेंस हुआ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस पैरास्टामोल एंड क्या हुआ, न्यू पैरास्टामोल। उसी को बोला जाता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। जब भी डिसीजन लिया जाता है तो नल के बेसिस पे,
जब हम लोग को डिसीजन की बात होती है, डिसीजन की बात होती है, ठीक ना, तो इसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, या तो इसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट एकदम एक ही वीडियो से हम लोग को इजी बेसिस हम लोग को टेस्टिंग समझ जाना है, एक्सेप्ट करनी है या तो रिजेक्ट करनी है, ठीक ना। एक्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि नल हाइपोथेसिस जो मैंने सोचा वही हुआ, रिजेक्ट करा मतलब कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम लोग एक्सेप्ट किया, क्योंकि इसी के बेसिस पे होता है। दो है, एक को एक्सेप्ट किया, इसका मतलब इसको मैंने रिजेक्ट किया, इसको यदि मैं रिजेक्ट करूंगा इसका मतलब इसको एक्सेप्ट किया, इससे ये तात्पर्य। तो जब भी डिसीजन ली जाती है तो नल हाइपोथेसिस के बेसिस पे या तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है। एक्सेप्ट कब होगी वो देखिए, जब मेरा, ठीक ना, जो कंप्यूटेड वैल्यू, कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक ना, इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू का मतलब टेबल वैल्यू, मैं यहां पर डिनोट करता हूं, टेबल वैल्यू आपको गिवन रहेगा, टेबल वैल्यू जो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया रहेगा, 5% सिग्निफिकेंस लेवल के लिए क्रिटिकल वैल्यू ये है, आप हमेशा याद रखेंगे। मैं लिख भी देता हूं, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का दिया रहता वैल्यू होता है 2.31 समथिंग होता है, तो 2.3 ही मानकर चलेंगे, ये होता है आपको क्रिटिकल वैल्यू। ये टेबल में दिया रहेगा, मैंने ये लिखा हूं, लगभग इसको याद रखना पड़ता है क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में 5% की ही बात करती है, तो याद रख लीजिएगा 2.31 होता है टेबल वैल्यू। ऐसे आपको एग्जाम में टेबल वैल्यू दिया रहेगा, अगर 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा तो कितना होगा, 3% होगा तो कितना होगा, 5% होगा कितना होगा, 10 कितना होगा, तो टेबल वैल्यू दिया रहेगा, आपको निकालने की कोई आवश्यकता है, लेकिन ये आप याद रखेंगे। इस तरह से कुछ टर्म दिया रहेगा, ठीक है। अगर मेरा कंप्यूटर वैल्यू इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू होगा, मतलब जो टेबल वैल्यू जैसे ये हुआ 2.3, इससे लेस देन होगा तो क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। रिजेक्ट कब करेंगे, जब मेरा जो कंप्यूटर वैल्यू सीवी का मतलब अगर ग्रेटर देन होगा किसका, क्रिटिकल वैल्यू सीवी, इसको टेबल कर देता है तो दोनों सेम लगता है, टेबल वैल्यू, क्या समझे। अगर मेरा कंप्यूटर वैल्यू ग्रेटर देन होगा टेबल वैल्यू से तो क्या होगा, रिजेक्ट कर दिया जाता है किसको, नल हाइपोथेसिस को। आई होप आपको बातें समझ में आ गई। अब टेस्टिंग कैसे करनी है इसको देखते हैं। तो देखिए, हाइपोथेसिस में जो एजम्पशन लेते हैं, ठीक ना, तो हाइपोथेसिस जो होती है जब इसको टेस्ट किया जाता है, ठीक ना, जब हाइपोथेसिस को क्या होता है, टेस्टिंग करते हैं, स्टैटिस्टिकल जब हम लोग टेस्ट करते हैं, स्टैटिस्टिकली जब टेस्ट करेंगे किसको एक्सेप्ट करनी है किसको रिजेक्ट करनी है, तो कौन सा टेस्ट अप्लाई करनी होता है वो देखना है। तो देखिए, स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है आपको पैरामेट्रिक टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट, और दूसरा होता है नॉन पैरामेट्रिक पैरा को समझ जाएंगे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, क्योंकि स्पेस की कमी है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है आपको टी टेस्ट आती है, ठीक है, दूसरा आता है जेड टेस्ट आती है, ठीक है, तीसरा एफ टेस्ट, अनोभा टेस्ट, एकदम इजी वे से समझेंगे, अनोभा टेस्ट आती है, ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक में आपको आती है, जैसे सबसे फेमस है काय स्क्वायर टेस्ट, एच टेस्ट, यू टेस्ट, लेकिन हम लोग एस टेस्ट और यू टेस्ट को भूल जाएंगे और काय स्क्वायर याद रखेंगे और ये रखेंगे मोस्ट अप्लाई से। एग्जाम में अगर यूजीसी के एग्जामिनेशन में आप जाते हो
और बड़े बड़े एग्जामिनेशन में वो सारा चीज याद रखना पड़ता है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही है, 2 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एकदम इजी आ जाता है, यहाँ इनमें से कौन सा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, कभी कभी ऐसा आता है कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट आपको टिक लगाने वाला रहेगा, ठीक ना। तो देखिए पैरामेट्रिक टेस्ट कहाँ अप्लाई करते हैं, जहां पे हम लोग नंबर में जिसको मेजर कर सकते हैं, नंबर में मेजरमेंट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल फैक्ट भी आएगा, ये रहेगा क्वांटिटेटिव के रूप में, यानी कि एट्रीब्यूट के रूप में, जैसे जिसको नंबर में यहाँ पर रैंकिंग करना होता है, जहां पर जैसे ब्यूटी के बारे में जानना है, ऑनेस्टी के बारे में जानना है, इंटेलिजेंस के बारे में जाननी है, स्किल्स के बारे में जाननी है, कोई प्रिंटिंग के बारे में अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, वहां पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो जनरली टेस्टिंग में हम लोग को काई स्क्वायर टेस्ट और ये 4 टेस्ट का अप्लाई किया जाता है। तो काई स्क्वायर टेस्ट जो होती है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, हमेशा याद रखेंगे, जहां पे गुडनेस ऑफ फिट को चेक किया जाता है, जैसे किसी का इकोनॉमिक कंडीशन एंड इंटेलिजेंस, मतलब कि किसी का आर्थिक स्थिति और बुद्धि में क्या सार्थक अंतर है या नहीं, वहां पे हम लोग का स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब है टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा टेस्टिंग। तो आज हम लोग टी टेस्ट के बारे में जानेंगे। ये टी टेस्ट को स्मॉल टेस्टिंग कहा जाता है, जेड टेस्ट को एक लार्ज टेस्टिंग है, एफ टेस्ट, एनोवा टेस्टिंग ये जो होती है आपको जहां पर मोर देन 2 ग्रुप के बारे में जब स्टडीज की जाती है, यानी कि मोर देन 3 ग्रुप और मोर देन 3 ग्रुप को मीन को जब कंपेयर करने की आवश्यकता होती है, तो वहां पे हम लोग प्रयोग करते हैं किसको, एफ टेस्ट या अनोवा टेबल। एफ टेस्ट एक प्रकार का एक रेशियो है, किसका, रेशियो ऑफ वेरियांस। एफ टेस्ट को रेशियो ऑफ वेरियांस बोला जाता है, एनोवा टेस्टिंग को भी वेरियांस एनालिसिस बोला जाता है। एनोवा ए का मतलब एनालिसिस ऑफ वेरियांस, एनोवा एनालिसिस, एन का मतलब एनोवा, उससे ऑफ वेरियांस, वी मतलब वेरियांस। आई होप कि आपको बातें समझ आ गया। टी टेस्ट, अब इन सभी चीजों को मिटाता हूँ, मुद्दे पे आता हूँ, इस चीज को आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ टी टेस्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट का जब प्रयोग करना है, तो ऐसे जनरली हम लोग 3 चीजों का प्रयोग करते हैं, 4 चीजों, काई स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा टेबल और टी टेस्ट। लेकिन आज हम लोग टी टेस्ट की बात करेंगे। तो देखिए टी टेस्ट, इन सभी को मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए टी टेस्ट ये क्या है, तो हमेशा याद रखेंगे टी टेस्ट एक प्रकार के जो हमने बताया उसी को कंबाइन ये कर देता हूं। टी टेस्ट एक प्रकार के पैरामेट्रिक टेस्ट है, ठीक है। साथ ही साथ ये स्टैटिस्टिकली टेस्ट है जिसको यूज किया जाता है कंपेयर मीन ऑफ 2 ग्रुप को, यानी कि 2 ग्रुप को मीन को कंपेयर किया जाता है। देयर इज ए सिग्निफिकेंट, देयर इज ए डिफरेंस, देयर इज ए सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन देम, मतलब क्या उन दोनों में क्या कोई महत्वपूर्ण सार्थक अंतर है। तो क्या समझे कि टी टेस्ट एक प्रकार के स्टैटिस्टिकली टेस्ट है, साथ साथ पैरामेट्रिक टेस्ट है। इसका प्रयोग जो होती है 2 या 2 से अधिक 2 ग्रुप को मीन को कंपेयर करने में, और साथ साथ ये देखा जाता है, डिटरमिन किया जाता है क्या उन दोनों मीन के ग्रुप में कोई महत्वपूर्ण सार्थक अंतर है या नहीं। आई होप आपको बातें समझ में आ गई। साथ ही साथ टी टेस्ट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, स्मॉल टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल टेस्ट, ठीक ना। इसी में अगर सब चीज सेम होगा, ठीक ना, और थोड़ा सा बड़ा होगा, स्मॉल का मतलब जिसका सैंपल लेस देन, सैंपल जो होता है लेस देन, सैंपल साइज लेस देन 30 होता है, जहां पर सैंपल साइज जो होगा 30 ही होगा, इसलिए इसको बोला जाता है स्मॉल टेस्ट, ठीक है। और साथ ही साथ जहां पे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन और नॉन होती है, मतलब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन वहां पे गिवन नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है। इसी का उल्टा जेड टेस्ट भी सेम है, जितना मैंने इसको बताया वही है, मतलब कि जेड टेस्ट भी एक प्रकार की पैरामेट्रिक टेस्ट है। एक प्रकार के पैरामेट्रिक के साथ साथ ये स्टैटिस्टिकली टेस्ट है जो कंपेयर किया जाता है मीन ऑफ 2 ग्रुप, मतलब कि 2 ग्रुप के मीन को कंपेयर किया जाता है। और ये इसमें भी देखा जाता है कि देयर इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंस बिटवीन देम, क्या उन दोनों में कोई महत्वपूर्ण सांख्यिकी महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं है। बट ये क्या हो जाती है, लार्ज टेस्ट। जेड टेस्ट क्या है, लार्ज टेस्ट है। लार्ज टेस्ट का मतलब क्या होगा, जहां पर सैंपल जो होगा मोर देन 30 होगा, सैंपल साइज होगा
मोर देन जब 30 होगा तो जेड टेस्ट भी अप्लाई होगा। साथ ही साथ जेड टेस्ट में क्या होते हैं, जहां पर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन होती है, मतलब जानकारी होती है। इन दोनों में यही अंतर क्या है, अगर सैंपल का साइज लेस देन 30 हो तो टी टेस्ट का अप्लाई करेंगे, अगर सैंपल की साइज मेरा मोर देन 30 हो तो क्या होगा, जेड टेस्ट की अप्लाई होगी। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लूंगा और उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझेंगे। तो टी टेस्ट का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, ठीक है। टी टेस्ट इज इक्वल टू होती है मीन माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट अंडर एन, ये होती है। यदि 1 टी टेस्ट हो, अगर 1 टी टेस्ट हो तो ये अप्लाई होती है। दूसरा अगर 2 होगा तो क्या होता है, मीन 1 माइनस मीन 2 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन 1 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन 2 का स्क्वायर अपॉन n2 का रूट अंडर। ये कब होगा, ये अगर 1 होगा 1 टी टेस्ट, ठीक है। ये होगा अगर 2 टी टेस्ट होगा तो 2 टी टेस्ट होगा तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई। इसका ऐसे 1 टी टेस्ट का एक और फॉर्मूला होता है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, x माइनस म्यू। आप देखेंगे x का मतलब क्या है, x बार इज इक्वल टू होता है मीन ऑफ पॉपुलेशन, मीन ऑफ सैंपल, मीन ऑफ सैंपल मीन को x बार से डिनोट करते हैं, और जो म्यू है, म्यू को पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन ये हो गया आपको पॉपुलेशन मीन, ठीक है। s का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखेंगे और उस क्वेश्चन के जरिए हम लोग क्या करेंगे, इसको और बेहतरीन तरीका से समझेंगे, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। एक ही क्वेश्चन मैंने समझा दिया, ठीक है। तो मैं चलता हूं, एक प्रैक्टिकल में क्वेश्चन उठाता हूं और उस क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने देखेंगे क्वेश्चन मैंने लिखवा दिया हूं और इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे ताकि इजी वे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये कहता है रिसर्चर वांट टू कंपेयर द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट, ठीक ना, फ्रॉम 2 डिफरेंट मेथड, ग्रुप ए ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड एंड ग्रुप बी ऑनलाइन इंटरेक्टिव मेथड। कहता है कि रिसर्चर है, कंपेयर करना चाहता है, एक स्कोर निकालना चाहता है स्टूडेंट को, 2 ग्रुप का एवरेज स्टूडेंट को स्कोर को कंपेरिजन करना चाहता है। इसमें ग्रुप ए है, कोई ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग का, और दूसरा है ऑनलाइन टीचिंग इंटरेक्टिव मेथड है बी में। कहता है टेस्ट दे आर इक्वल टू ईच अदर, यहाँ पर दे होगा, टेस्ट दे आर इक्वल टू ईच अदर। आपको बताना है कि दोनों ग्रुप क्या आपस में इक्वल है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को ये डिटरमिन करना है कि नंबर में है, तो जब भी होगा तो ये पैरामीट्रिक टेस्ट होगा, ठीक है। दूसरा हम लोग को ये दे रखा है, क्योंकि स्कोर है, स्कोर तो नंबर के रूप में होती है। दूसरा यहाँ पर टी टेस्ट होगा या जेड टेस्ट होगा या एफ टेस्ट होगा। तो पहला नंबर एफ टेस्ट होगा नहीं, क्योंकि जब भी एफ टेस्ट अनोवा टेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं तो मीन होता है 3 और मोर देन ग्रुप का अगर मीन होता है तो यहाँ इनोवा एफ टेस्ट खत्म, बचा टी टेस्ट और जेड टेस्ट। देखिए कैसे समझना है, अप्लाई कौन सा टेस्ट। तो यहाँ पे टी टेस्ट होगा, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था टी टेस्ट में क्या होता है, ये स्मॉल टेस्टिंग है, जहां पर नंबर ऑफ सैंपल साइज होती है लेस देन 30। देखिए सैंपल साइज 1 2 3 4 5 10 ही है, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सैंपल साइज क्या है, 5 ही है, क्योंकि दोनों मिलाकर 10 हुआ लेकिन 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टी टेस्ट होगा, स्मॉल टेस्ट का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में नल हाइपोथेसिस को हम लोग को सेट करनी पड़ती है, ठीक ना। सॉल्यूशन देखिए करते हैं,
सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या होगा, नल हाइपोथेसिस को सेट होगा। नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस जब हम लोग सेट करेंगे तो वहां पर हम लोग को लिखना पड़ेगा क्या चीज, वो देखिए। इसका मतलब क्या होगा, नल हाइपोथेसिस H0, इसको हम लोग लिखेंगे भाषा में, ठीक ना। क्या लिखेंगे वो देखिए। यहाँ पर नल हाइपोथेसिस जो होगा, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइपोथेसिस जब टेस्टिंग करेंगे, फिक्स हाइपोथेसिस H0, ठीक ना, μ1, ठीक ना, H इक्वल टू μ2। मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ there is no difference between there is no difference between two group मीन, ठीक है। यहाँ पर दोनों में कहता है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप मीन, दो ग्रुप का मीन में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसलिए देखिए H0 मतलब μ1 इज इक्वल टू μ2, ठीक है। और एक चीज और क्वेश्चन को देख लेता हूं मैं कि अच्छे से मैंने लिखा हूं, चूंकि मैंने जहां से क्वेश्चन लाया हूं। क्वेश्चन तो सही है, ठीक है। और सिग्निफिकेंस लगा दीजिएगा तो और अच्छा है, लेकिन चलिए मैंने नहीं लिखा हूं, इसमें लिख दूंगा H1, यानी कि μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। देखेंगे, लिखेंगे यहां पर देयर इज अ significance difference between mean of two group। देखिए इस सेंटेंस ज्यादा बेटर है, आप चाहेंगे तो इसी को यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे, सिर्फ नो लगा देंगे। कहता देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू ग्रुप। यहाँ पर कहता है दो ग्रुप के बीच एक महत्वपूर्ण मीन में क्या है, अंतर है, सार्थक अंतर है। और यहाँ पे क्या कहता है, देयर इज नो, यहाँ पर सिग्निफिकेंस लगा दे, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू ग्रुप। यहां पर लगा दिए, इसमें भी सेम कर दिए, बिटवीन देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू ग्रुप। ये ज्यादा बेटर हो गया, मैंने ये माना नल हाइपोथेसिस। अब अपने लोग को क्या करना है, ये सब चीज की आवश्यकता होगा, क्योंकि देखेंगे यहां पर क्या है, दो ग्रुप के हैं, तो ये फॉर्मूला लागू होगा, टू टेस्ट होगा, जहां पर वेरिएबल दो दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने लोग को क्या निकालना है, मीन निकाल लेनी है। इस चीज को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूं, इस चीज को आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो सबसे पहले हम निकालना क्या है, मीन x/1 इज इक्वल टू कितना होगा, 70 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 85 प्लस 90 अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना होगा, 7 गुना 14, 14 8 22, 22 9 31 9 40, 40 तो 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे ग्रुप का मीन में निकालूंगा, ये कितना है, 85 है प्लस
88 है प्लस 92 है प्लस 96 है प्लस 100 है, ठीक है, अपॉन 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 5 है इनका वैल्यू। आप देख लीजिए यहाँ पर 9 8 8 16 16 और 9 25 25 और 9 34 34 और 10 34 और 10 44, यानी कि 440। और इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा 5 8 13 13 15 15 6 21 21, तो 461 ये हो जाएगा 461 बटे ये 461 अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना होगा वो देख लीजिए। मैं डिवाइड करता हूं, कैलकुलेटर की आवश्यकता होगा, मैं कैलकुलेटर लेके आ रहा हूं। तो यहाँ पर कैलकुलेटर कितना होगा 461 अपॉन 5 92.2 होगा, 92.2 होगा। अब मुझे क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं ऐसा क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें सारा चीज आपको निकालना है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ईच एंड एवरी चीज। अब मीन पता चल गया दोनों ग्रुप का, ठीक है। फॉर्मूला को मैं मिटाता हूं क्योंकि आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक ना। तो देखेंगे यहाँ पे मुझे निकालना पड़ेगा ए ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका देखेंगे वैल्यू कितना है आपको 70 75 80 85 और 90, ठीक है। उसके बाद dx निकाला जाता है, dx होता है x माइनस एक्स बार कर दूंगा, ठीक ना। इन सभी में से मैं 80 लेस करूंगा क्योंकि x बार आया है 80 को मैं लेस करूंगा, तो यहाँ पर होगा माइनस 10, ये होगा माइनस 5, ये होगा 0, ये 5, ये 10। उसके बाद dx स्क्वायर होगा, dx स्क्वायर ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 25, ये 0 25, ये होगा 100। इसको मैं ऐड करूंगा, सिग्मा dx स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 250 250। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 इज इक्वल टू रूट अंडर 255 अपॉन इनका भी कितना 5 है, तो कितना होगा S1 इज इक्वल टू, मैं इसको कट करूंगा तो 5 25, ये होगा 50। S1 इज इक्वल टू 7 7 49 7 पॉइंट समथिंग। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 7 50 का रूट अंडर 50 रूट 7.07, मैं 7 ही मानकर चलता हूं क्योंकि 0 पॉइंट इतना आया। इसको और लिखता हूं S1 इज इक्वल टू 7, ये आ गया S1, ठीक है। अब मैं ग्रुप दूसरा में निकालूंगा, ग्रुप बी के लिए। देखिए कितना है, यहाँ पर क्या 85 है, 85 88 92 96 और उसके बाद 100, ठीक है। उसके बाद मैं निकालूंगा dx निकालूंगा, ठीक ना। तो इसमें भी सेम होगा, x माइनस एक्स बार होगा, ठीक है। कैलकुलेटर ले लो बाबू। तो यहाँ पे 92.2 आया, तो इसको 92.2 को मैं और करके मैं इसको 90 ही ले रहा हूँ और 92 ही ले रहा हूँ ताकि लेस करने में सुविधा होगा। ये कितना होगा -7, 88 है तो -4, 92 है तो 0, ये हो जाएगा 4, ये होगा 8। इसको dx ये हो जाएगा 49 16 0, ये होगा 60 64, ये हो जाएगा सिग्मा dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 49 16 65 और 16 कितना होगा 49 16 65 और 16 81 81 और 60 141 141 4 145 144 45। अब हो जाएगा S2 इज इक्वल टू रूट अंडर 145 अपॉन 5
S2 स्टैंडर्ड डिवीजन 2। तो देखेंगे 145 को डिवाइड करूंगा 5 से, उसका रूट कर दूंगा तो हो जाएगा 5.38। 5.38 ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं फॉर्मूला पे पुट करूंगा टी टेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, मीन 1 माइनस मीन 2, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन 1 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन 2 का स्क्वायर अपॉन n2 का रूट अंडर। ठीक है। तो टी टेस्ट इज इक्वल टू एक्स बार 1 कितना था 85 माइनस ये 92.2 अपॉन S1 का स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर बटे 5 प्लस ये कितना आया है, ये आया 5 प्लस 0.38 का स्क्वायर अपॉन 5 का रूट अंडर। तो टी टेस्ट इज इक्वल टू ये हो जाएगा -7 पॉइंट कितना अपॉन ये होगा 49 बट्टे 5 प्लस ये कितना होगा 5.38 इंटू 5.38 इज इक्वल टू 28.94 यानी कि उसको 29 मान लेता हूँ। 29.5 का रूट अंडर इज इक्वल टू कितना होगा, अब देखिए 49 इन दोनों का जोड़ूंगा तो कितना होगा 49 और 29, तो ये हो जाएगा आपको, मैं यहाँ से आता हूँ नहीं तो फिर दिखने में दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। ठीक है। तो मैं इसको ऐड करूंगा टी इज इक्वल टू -7.2 अपॉन कितना होगा, इन दोनों को ऐड करूंगा 49 और 29 20 70 78 78 अपॉन 5 पे रूट अंडर। तो टी टेस्ट इज इक्वल टू 78 भागा 5 का रूट अंडर। ठीक ना, ये कितना होगा -7.2 अपॉन 3.95। ठीक है। तो टी टेस्ट इज इक्वल टू कितना होगा 7.2 अपॉन 3.95, ये आएगा माइनस में 1.852 है। ठीक है। ये आया क्या चाहिए माइनस में इतना आया। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। आप देखिए नल हाइपोथेसिस क्या करना है, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेनी है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था 2.3 आता है किसका वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू आता है एट ए लेवल ऑफ 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे। क्या पर लिखेंगे, इसलिए डिसीजन लेंगे, डिसीजन ठीक ना। H0 यानी कि नल हाइपोथेसिस जो था, नल हाइपोथेसिस विल बी accepted because our BCZ का आंसर because, ठीक ना, because our computed value is less than critical value। ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा। तो इस तरह से देखेंगे, मैंने जो एक एग्जांपल लिया था इसमें सारा का सारा आइटम जो है सब छुपा हुआ है। ईच एंड एवरी चीज मैंने मीन 1 निकाला, मीन 2 निकाला, स्टैंडर्ड डिवीजन 1 2 इन सारा चीजों के मैंने प्रैक्टिस करवा दिया। अब आप लोग को ईच एंड एवरी स्टेप को समझ में आ गया। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास में जिसमें सिंपल से सभी चीज दिया रहेगा, मीन स्टैंडर्ड डिवीजन सिर्फ फॉर्मूला पे पुट करूंगा और कैलकुलेट कर देंगे। तो वहां पे पहला फॉर्मूला अप्लाई होगा म्यू, मतलब कि जहां पे मीन आपको दिया रहेगा, मीन का मतलब पॉपुलेशन मीन और सैंपल का मीन, साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है।
तो उसको मैं फिर सॉल्व कर दूंगा। ओके बाय बाय, हैव ए नाइस डे।